बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमिन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, we will discuss today lesson 23rd of the English lecture, writing effective sentence, unity, coherence and emphasis। इसका ये मतलब है कि अफेक्टिव सेंटेंस एक मौसर फ़िक्रा, अच्छा फ़िक्रा आप कैसे लिख सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यूनिटी, ये आगे हम इसके डिटेल डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फिर आपको से डिस्कस करती हूँ मैं। ये ऐसी बात है कि हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अफेक्टिव सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम ये जो फॉलोइंग थिंग्स है ये पढ़ेंगे। अफेक्टिव सेंटेंस किस तरह बनता है, वट इज़ इट दैट मेक सेंटेंस इफेक्टिव, क्या चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो बोल्ड मैंने की हुई है ना, जो राइटिंग बोल्ड है उसको आपने मेमोराइज़ करना है, याद करना है ज़ुबानी। ये आपके शॉर्ट लेक्चर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ अगर आपका हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, 3 एलिमेंट्स जो है इसको आपने ज़ुबानी याद करना है, बाकी का आपने समझना है और ध्यान से पढ़ना है लेक्चर को। 3 एलिमेंट्स जो है इफेक्टिव सेंटेंस के लिए, यूनिटी, कोहेरेंस एंड थर्ड वन है एम्फेसिस। यूनिटी, इसका मतलब ही ये है कि इत्तेहाद हो बात में। मतलब अगर एक सेंटेंस में 2 क्लासेस हैं, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो आप पीछे पढ़ चुके हैं, जैसी भी क्लास है वो उसमें एक बात बता रही जा रही हो, आगे एग्जांपल आएंगी तो आपको फुल ये क्लियर हो जाएगा यूनिटी का कॉन्सेप्ट। बाय यूनिटी वी मीन दैट एवरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंपोजिशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन यूनिफाइंग थॉट। वही बात कि यहाँ यूनिटी का ये मतलब है कि एक सेंटेंस में सारी की सारी जो कंपोजिशन है, क्लासेस हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ किसकी तरफ, कि एक सेंटेंस को, एक थॉट को, यूनिफाइंग थॉट को, एक थॉट को सारी क्लासेस, सारी जो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्लास है एक सेंटेंस की, वो एक थॉट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको कहते हैं यूनिटी। बाय कोहेरेंस वो मीन दैट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कंपोजिशन मस्ट फॉलो वन एंड अदर इन एन ऑर्डर विच मेक्स द रिलेशनशिप क्लियर। कोहेरेंस का ये मतलब है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ ऐसे जुड़ा हुआ हो कि उसमें एक थॉट ही आगे मॉडिफाई हो रही हो, एक थॉट ही आगे एक्सप्रेस हो रही हो, कि एक बात पीछे हो रही है, जो अगली बात है वो पिछली बात को सपोर्ट कर रही हो, ना कि उसके ऑपोजिट हो। इसी तरह अगला सेंटेंस अगले, मतलब एक जैसे हो सेंटेंस, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों। नेक्स्ट जो थर्ड थिंग है वो एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब वैसे आम होता है कि जोर देना, किसी बात को आप ज़्यादा जोर दे के कह रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट बात को आप बयान कर रहे हैं। एम्फेसिस वी मीन दैट the most important parts of a sentence composition must be so placed that attention is directed toward them rather than toward less important parts। मतलब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिक्रे का जिसको हम कहते हैं ना सेंट्रल, मरकज़ होता है, ये क्रक्स जिसे कहते हैं ना, क्रक्स होता है। मतलब जो एम्फेसिस के सेंटेंस में जो बात हमने बतानी होती है वही असल बात होती है। इसको ऐसे, ये देखें, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो सेंटेंस है उसका, और इसको ऐसे बयान करना है कि उसकी जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, उसकी अटेंशन जो सारी की सारी डाइवर्ट हो इस पार्ट की तरफ, जहाँ एम्फेसिस वाला जो टॉपिक है, एम्फेसिस वाली बात जिस सेंटेंस के पार्ट में होगी, उसको इस तरह जोर दे के बयान करना है कि अटेंशन जो है रीडर की वो डाइवर्ट हो इसकी तरफ, रदर देन टुवर्ड लेस इंपॉर्टेंट। और जो दूसरी बात है फिक्रे की वो लेस इंपॉर्टेंट होगी, उससे ज़्यादा इसकी अटेंशन इस तरफ हो, एम्फेसिस जिस चीज़ पे जोर दिया गया। आगे एग्जांपल से हम करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस की एग्जांपल है कि जो गुड सेंटेंस है वो ये क्या मेन आइडिया एक्सप्रेस करता है, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब इसको रीड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यूनिटी को बताया गया कि मेन आइडिया एक्सप्रेस करती है यूनिटी। द मॉडल्स वर ऑल ड्रेस्ड इन द लेटेस्ट फैशन एंड मैनी ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड। अब ये बताया गया कि सारे के सारे जो मॉडल्स थे वो ऑल वेल ड्रेस्ड थे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे लास्ट फैशन में, लेकिन वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हैं। भाई अब अनएम्प्लॉयड भी हो, मतलब वो जॉबलेस भी हो, तो फिर वो अच्छे कपड़े कैसे पहन सकते हैं। ये देखें, यूनिटी सपोर्ट नहीं ना हो रही बात, मतलब ये बात इस दूसरी बात को सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आगे भी ये एग्जांपल्स ऐसे लिखे हुए, इसको एक्सप्रेस किया गया, एक्सप्लेन किया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूंगी तो ज़्यादा लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिटी वायलेट इन 5 वेज। 5 चीज़ें जो यूनिटी को ख़त्म करती हैं। ये चीज़ें पांचों, इनको भी आपने मेमोराइज करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बाय कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़, मतलब एक अनरिलेटेड, ये अनरिलेटेड आइडिया है ना, देखें कि उन्होंने वो वेल ड्रेस्ड थे, वेल ड्रेस्ड होने के साथ साथ मतलब इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपने ड्रेस पे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो स्पेंड की हैं। लेकिन अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर उन्होंने कॉस्ट कैसे एक्सपेंड कर लिया अपने ड्रेस पे, मतलब कैसे उन्होंने सब कुछ अफोर्ड कर लिया। ये देखें ना, अनरिलेटेड आइडियाज़ इसमें हो रहे हैं एक्सप्रेस, ये यूनिटी नहीं है सेंटेंस की। पुटिंग टू मैनी आइडियाज़ डिटेल इन अ सिंगल सेंटेंस, एक सेंटेंस में बहुत सारी बातें डाल दें। आगे हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फेलियर टू कंप्लीट
ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो, फिर सब ऑर्डिनेशन हो आपके सेंटेंस में। इस तरह लास्ट 5th पॉइंट है पैरालिज्म, कि पैरालिज्म ना हो। इसको हम एक वन बाय विद एग्जांपल पढ़ते हैं, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कंबाइनिंग द अनरिलेटिंग आइडियाज, द स्टूडेंट्स एट द कॉलेज यूज अ ग्रेट डील ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज एंड दे आर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बुरी ज़ुबान, गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गालियों वाली। दे आर फ्रॉम और अब इसका ये मतलब है कि अगर स्टूडेंट्स कॉलेज के अगर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि कॉलेज में उनकी सही तरबियत नहीं हो पा रही, या वो उसमें उनके कॉलेज में उनकी अच्छी एजुकेशन नहीं है। अब इसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि दे आर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि वो मुल्क के तमाम हिस्सों से हैं बच्चे। अब इसका और इससे कोई लेन देन बनता नहीं है, इसलिए ये अनरिलेटेड आइडियाज़ है ना, वो कंबाइन हो रहे हैं। ये इसमें यूनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और ये सेंटेंस रॉन्ग है। टू मैनी आइडियाज़ और डिटेल पुट इन अ सिंगल सेंटेंस। इसके हम एग्जांपल पढ़ते हैं। रीडिंग हिज डेली न्यूज़पेपर दैट मॉर्निंग, इस सुबह उसने अपना डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। स्टैंडिंग एट द क्राउडेड बस स्टॉप, एक क्राउडेड रश वाले बस स्टॉप पे खड़े होते हुए। द मॉर्निंग सन जस्ट लाइटिंग अप द टॉप्स ऑफ द हाई बिल्डिंग, सुबह का सूरज जो बिल्डिंग्स के टॉप पर वो चमक रहा था, चमकते हुए। एंड मेकिंग द स्लीपी आइड पीपल शेयर दियर आइज मेड अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन मी। अब ये क्या है, किस चीज़ का इंप्रेशन इस पर पड़ता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, बस स्टॉप पे खड़े हुए, सूरज चमकता, और ये क्या मतलब, बात समझ ही नहीं आ रही। डिटेल्स इतने ज़्यादा आइडियाज़ पुट कर दिए हैं, लेकिन एक थॉट जो एक्सप्रेस होनी है, इफेक्टिव सेंटेंस जो बनाती है, वो तो फिर एक्सप्रेस हो ही नहीं रही। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स दी गई हैं इसकी। द स्टूडेंट्स एट द कॉलेज यूज़ अ ग्रेट डील, ये वही जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी की एग्जाम्पल है। हम इसको थर्ड वाले को पढ़ते हैं। फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया, इसमें जो है such sentences are the result of carelessness on the part of the writer who think that the reader will not object to filling in the gaps in the thought। ये इसलिए होता है कि जो लिखने वाला है वो इस बात पे नहीं तवज्जो देता, इस बात पे फोकस नहीं करता कि जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो इस चीज़ पे तवज्जो देगा कि उसमें जो गैप्स हैं उसके राइटिंग में वो कैसे वो समझेगा। इन गैप्स के साथ वो बात को, मेन आइडिया को, मेन थॉट जो एक्सप्रेस की जा रही है उसको नहीं वो अंडरस्टैंड कर पा जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखें। दिस सच अ हैवी चेन, ये एक हैवी चेयर, सॉरी, ये एक बहुत ज़्यादा इतनी हैवी चेयर है। कितनी हैवी चेयर है ये तो आगे बताया ही नहीं है। इसका जो ट्रू है ये ऐसे बनेगा, दिस इज़ अ हैवी चेयर, या दिस इज़ वेरी हैवी चेयर कर लेना। सच का क्या मतलब है, ये इतनी हैवी चेयर है, कितनी, आगे बताया नहीं। इनकम्प्लीट थॉट इसमें हो रही है ना, कंप्लीट आइडिया नहीं इसमें एक्सप्रेस हो रहा। आई वॉज सो प्लीज़ अबाउट द लेटर, मैं ख़त के बारे में बहुत खुश था, इतना खुश था। सो प्लीज़, इतना खुश था, कितना खुश, आगे ये भी नहीं बताया गया। यहाँ भी अब देखें, सो अननेसेसरी है, ये भी नहीं ज़रूर। आई वॉज प्लीज़ अबाउट द लेटर, ये ठीक है, या आई वॉज वेरी प्लीज अबाउट द लेटर, ऐसे कर लो। ये सो जो है ये अननेसेसरी है, फजूल में लगाया हुआ है। द न्यूज़ इज़ टू वंडरफुल, जो खबर थी वो इतनी ज़्यादा शानदार थी। टू वंडरफुल का मतलब इतनी शानदार थी, कितनी भला, ये भी आगे नहीं बताया। इनकम्प्लीट थॉट है ना, कंप्लीट आइडिया इसमें नहीं एक्सप्रेस हो रहा। या इसको ऐसे कर, द न्यूज़ इज़ वंडरफुल, ऐसे भी ठीक है। द न्यूज़ इज़ वेरी वंडरफुल, ये भी ठीक है, बहुत शानदार थी, या वंडरफुल थी, शानदार थी। टू वंडरफुल, ये जो है ना ये फजूल में लगी हुई हैं बातें। ऑल दिस एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्रूव बाई एडिंग क्लास और सब्सिट्यूटिंग अनदर वर्ड्स फॉर सच। ये देखें, अब उन्होंने ऐसे किया हुआ है कि अगर तो आपने ये वर्ड लगाना है, ये जो फालतू लफ्ज़ लगे हुए हैं, इसके साथ तो फिर आप कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करें। कैसे? दिस इज़ सच अ हैवी चेयर दैट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी, ये इतनी भारी चेयर है कि ये उठाई नहीं जाती। नॉट ईजी टू कैरी, इसको उठाना आसान नहीं है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। कंप्लीट आइडिया देखें एक्सप्रेस हो गया ना आगे, यहाँ कंप्लीट आइडिया नहीं है। आई वॉज सो प्लीज अबाउट द लेटर दैट आई रन टू टेल माई मदर, मैं ख़त के बारे में इतना खुश हुआ, कितना कि मैं फ़ौरन अपनी माँ को बताने के लिए भागा। देखें, अब यहाँ कंप्लीट आइडिया है ना, अगर आपने ये आगे कंप्लीट थॉट नहीं लगानी तो आप इसको हटा दें, वरना अगर आपने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं तो आपको कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस को क्या करने का, क्लास एडिंग एक्सप्रेशन ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका आइडिया या थॉट कंप्लीट एक्सप्रेस हो सके। दिस द न्यूज़ इज़ टू वंडरफुल टू बी बिलीव्ड, वही आ गया, द न्यूज़ इज़ इंडीड वंडरफुल। इसका भी ये मतलब है कि टू वंडरफुल, इतनी शानदार थी कि उस पर यकीन किया जा सकता था, टू बी बिलीव्ड। द न्यूज़ इज़ इंडीड वंडरफुल, जो खबर थी वो इंडीड मतलब बिला किसी शक शुबा के वंडरफुल, शानदार थी। द न्यूज़ इज़ वंडरफुल ऐसे भी ठीक है, वेरी वंडरफुल ऐसे भी ठीक है। अब इधर के सम क्लास एक्सप्रेस, ये अब इसकी अपनी डेफिनेशन फिर ये है बोल्ड में, इसको अपने करना है मेमोराइज। इंडिपेंडेंट और मेन क्लास की, और डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास की। इसको हम पढ़ते हैं। क्लासेस एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स एंड अदर्स डू नॉट।
सम क्लासेस जो है कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करती हैं और कुछ जो है कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करती। आपने देखा कि ये नहीं एक्सप्रेस कर रही थी सब कंप्लीट थॉट और ये एक्सप्रेस कर रही थी। दोज दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स आर इंडिपेंडेंट और मेन क्लासेस। इसकी डेफिनेशन ऐसे आप करेंगे, क्लासेस एक्सप्रेस that express complete thoughts are independent or main class। क्लासेस दैट एक्सप्रेस, ये इधर से एक्सप्रेस आप हटा के ना इसको यूँ करेंगे डेफिनेशन, ये बाय मिस्टेक बोल्ड हो गया। अब इसको लिख सकते हैं अलग अगर आपके पास नोटबुक या पेन है तो। क्लासेस दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स आर इंडिपेंडेंट और मेन क्लास, ये इसकी डेफिनेशन खत्म होगी। इसके बाद आप लिख के फॉर एग्जांपल लिख के ये वाली एग्जांपल भी साथ में पुट कर दीजिएगा। अगर आपका 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन इनफ नहीं होती, गुड इंप्रेशन के लिए आप ये साथ एक एग्जाम्पल भी 1 या 2 ये एग्जाम्पल्स पुट कर दीजिएगा कि ये कंप्लीट थॉट जो सेंटेंस है ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। और उन अदर्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लासेस। अब ये अगर दोनों की डेफिनेशन आए एक क्वेश्चन में फिर तो आप यूँ लिख सकते हैं। अगर अलग-अलग डेफिनेशन आपकी डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट की अलग डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो फिर आप ये यूँ लिखेंगे कि क्लासेस दैट डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लासेस। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। Classes that do not express complete thoughts are called dependent or subordinated classes। अब इसके एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं, दिस इज सच ए हैवी चीज, और ये दोनों लिख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है कि थॉट विल गिव एम्फेसिस टू मेन थॉट। ये वही बात है, हाँ ये वाली जो बोल्ड लेटर में है ये भी आपने इसको भी करना है मेमोराइज कि सब ऑर्डिनेट थॉट्स विल गिव एम्फेसिस टू द मेन थॉट। कि जो सब ऑर्डिनेट क्लास है, जो बाद वाली क्लास है, जो लेस इंपॉर्टेंट है, वो एम्फेसिस देती है, जोर देती है मेन क्लास को, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल्स में देख लिया। अब ये हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉल्टी क्या है, द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप द थर्ड कैच व्हेन द मैच वाज डेफिनेटली लॉस। अब देखें कि फील्डर जो है, फील्डर मतलब होता है वो जो कैच करने के लिए वो खड़े होते हैं। आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि एक तो बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है, फील्डर जो साइड्स पे खड़े होते हैं ना बॉल पकड़ने के लिए या वो कैच वगैरह करने के लिए। अच्छा फील्डर ने क्या किया, स्लिप कर दिया, कैच ड्रॉप हो गया, उससे स्लिप होगी बॉल उससे, तो फिर क्या हुआ, व्हेन द मैच वाज डेफिनेटली लॉस, जब जो मैच है वो डेफिनेटली बगैर किसी शक के हारा जा चुका था। अब इसका क्या मतलब है, अब या तो को ना कि फील्डर ने कैच ड्रॉप किया इसलिए मैच हार दिया उन्होंने, या इस वजह से हार दिया। अब दैट व्हेन द मैच, जब मैच हारा जाए, इसका कोई फॉल्ट ही है ना, इसीलिए ये इम्प्रॉपर है। अब देखें इसको, आप करेक्ट को देखें, व्हेन द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप द थर्ड कैच द मैच वाज डेफिनेटली लॉस। देखें द थर्ड कैच द मैच वाज व्हेन द फील्डर, अब ये शुरू में लग गया कि जब फील्डर ने तीसरा कैच भी ड्रॉप कर दिया ना तो फिर मैच तो फिर जाहिर है हारना ही था और वो हार गए। द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप द थर्ड कैच व्हेन द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट। ये फॉल्टी है, ये दोबारा उन्होंने 2 बार फॉल्टी दिया हुआ है। ये जो करेक्ट वाला है वो ये बीच में, आपको समझ आ गई होगी होप सो कि ये व्हेन अगर इधर लग जाए तो एक बात नहीं है ना कि जब उन्होंने मैच हारा तो फील्डर ने तीसरा कैच जो है ड्रॉप कर दिया था, कोई समझ नहीं आ रही। देखें फील्डर ने तीसरा कैच जब ड्रॉप किया तो इसी वजह से वो मैच हार गए। नेक्स्ट पे क्या, नेक्स्ट पे भी कुछ एग्जांपल है। अब कंसीडर दिस स्टेज में, ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, ही वाज ओब्लाइज्ड टू वर्क हिज वे थ्रू कॉलेज। अब देखें वो गरीब वालिदैन के घर पैदा हुआ तो उसको क्या ओब्लाइज उसने खुद पे कर लिया कि वो कॉलेज में वर्क करेगा खुद अपने तरीके से। ही ग्रेजुएट विद ऑनर्स एट द हेड्स ऑफ हिज क्लास, वो अपने जो हेड्स थे क्लास के उनके साथ उसने ग्रेजुएट किया, ऑनर इज़्ज़त के साथ उसने ग्रेजुएट किया, मतलब अपना BA पास किया। अब 2 ऑफ दीज स्टेटमेंट्स में बी सब ऑर्डिनेट टू द थर्ड। कैसे बोला, क्योंकि जो मेन बात है वो ये है कि उसने ग्रेजुएट विद ऑनर कर लिया। अब ये जो दूसरी 2 स्टेटमेंट्स हैं वो इसके सब ऑर्डिनेट होंगी। कैसे बोला, ऑल्दो ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, अगरचे वो गरीब माँ बाप के घर पैदा हुआ था, एंड वाज ओब्लाइज्ड टू वर्क हिज वे थ्रू कॉलेज, ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स एट द हेड ऑफ हिज क्लास। कि अगरचे वो गरीब घर माँ बाप के घर पैदा हुआ था और उसने कॉलेज में वर्क भी जो खुद किया अपने आप किया, तो क्या हुआ, उसने जो BA है ग्रेजुएशन है वो इज़्ज़त के साथ अच्छे मार्क्स के साथ आज़ादी डिग्री के साथ पास कर लिया। अब देखें ना लिंक बन गया एक सेंटेंस का। आल्दो से हमने स्टार्ट किया कि बेशक ये ऐसा था लेकिन फिर भी उसने विद ऑनर जो है वो ग्रेजुएशन कर लिया, जबकि ऊपर वो ऐसे ही थॉट मतलब एक क्या कहते हैं ना फजूल में एक्सप्रेस की गई हैं विदाउट किसी मीनिंग के। अब ये भी दोबारा वही उसको एक्सप्रेस किया गया दोबारा। अब प्रैक्टिस सेंटेंस है, इसको देखते हैं।
फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेंटेंस है मैं आपको ये लिखवाती हूँ, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपको बताती हूँ, आपको इससे ज़्यादा क्लियर होगा। आई वॉज रीचिंग डाउन टू पिक अप माई कैब जस्ट एज आई सॉ द टू स्नेक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसको जस्ट इधर नहीं आएगा, जैसे ऊपर व्हेन वाले में हमने देखा ना कि व्हेन द मैच लॉस्ट, वो जब उसने फील्डर से कैच ड्रॉप हुआ, ये भी वैसा ही है उस नेचर का सेंटेंस, ये जस्ट इधर आएगा। जस्ट आई वॉज रीचिंग डाउन टू पिक अप माई कैब, बिल्कुल उस वक्त जब मैं नीचे गया अपनी कैब उठाने के लिए, आई सॉ द टू स्नेक्स। इसको मैं आपको करेक्ट लिखवा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उस पर इसको मार्क कर लीजिएगा। जस्ट आई वॉज रीचिंग डाउन टू पिक माई अप माई कैब, I saw the two snakes। अगर सेकंड नंबर पे है वो came within sight of the village when a car suddenly caught fire। अब देखें यहाँ भी वही बात है, ये when इधर आएगा, when we came within sight of the village, जब हम विलेज के गांव की उस तरफ गए, उस साइड पे गए, our car suddenly caught fire, हमारी गाड़ी को कार को आग लगी। when इसमें भी स्टार्ट में आएगा। because he has been to college is no sign he is cultured। अब देखें ये बिकॉज, एक तो पहली बात है कि शुरू में नहीं आता किसी भी सेंटेंस के, बिकॉज से सेंटेंस जो ऑफनली जो है रूल है वो जनरल रूल यही है कि बिकॉज से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होते। इसका मतलब ये है कि कॉलेज से कॉलेज वो पढ़ता रहा है, लेकिन उसमें फिर भी कोई साइन ऑफ कल्चर, मतलब उसमें फिर भी कोई अकल या सेंस नाम की चीज़ नहीं है। अब इसमें ऐसे इसको आएगा, बिकॉज तो सेंटेंस नहीं शुरू होता है, आपको बता दिया। द फैक्ट इज़ दैट कि जो असल हकीकत है वो ये है कि ही हैज़ बीन टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता रहा है, इज़ नो साइन ही इज़ कल्चर्ड, कि ये इफ़ेक्ट है, ये एक सच बात है कि वो कॉलेज जाता है। द फैक्ट इज़ दैट ही हैज़ बीन टू कॉलेज इज़ नो साइन ही इज़ कल्चर्ड। नेक्स्ट फोर्थ करते हैं, द मेन रीज़न आई लेफ्ट अर्ली वॉज बिकॉज आई वॉज बोर्ड। इसमें भी ऐसे आएगा, द मेन रीज़न आई लेफ्ट अर्ली वॉज दैट आई वॉज बोर्ड, बिकॉज नहीं इसमें आएगा क्योंकि यहाँ बिकॉज नहीं सूट कर रहा है सेंटेंस के साथ टेक्निकल। द मेन रीज़न आई लेफ्ट अर्ली वॉज दैट आई वॉज बोर्ड। मिस्टर जमशेद इज़ द वाइस प्रेजिडेंट वाइल द सईद इज़ द सेक्रेटरी। वाइल तब आता है जब आप किसी चीज़ को एक दूसरी चीज़ से मतलब कंपेयर से कर रहे हो, लेकिन इधर ऐसा नहीं, या आम इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मिस्टर जमशेद इज़ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द सईद इज़ द सेक्रेटरी, इधर एंड आएगा एक जगह। प्रैक्टिस 2 करते हैं, द लाइब्रेरियन वाज सो डिस्करेज अबाउट द लैक ऑफ फंड्स। अब ये देखें वही मिस्टेक आ गई नहीं, सो डिस्करेज, इसका क्या मतलब है, सो या नहीं आएगा। द लाइब्रेरियन वाज वेरी डिस्करेज अबाउट द लैक ऑफ द फंड, वेरी आप लगा दे, ये लाइब्रेरियन वाज डिस्करेज अबाउट द लैक ऑफ फंड्स, ऐसे भी ठीक है, सो नहीं आएगा यहाँ। आवर सिचुएशन इज़ टू वंडरफुल, देखा वो फिर आ गया ना टू। आवर सिचुएशन इज़ वेरी वंडरफुल आप कर लें, या आवर सिचुएशन इज़ एक्सट्रीमली वंडरफुल, ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन टू वाला रॉन्ग है। ट्राइंग टू वर्क व्हेन माई नेबरिंग इज़ प्लेइंग हिज ड्रम इज़ सच अ प्रॉब्लम, देखा ये व्हेन का प्रॉब्लम है, या व्हेन नहीं आएगा। ट्राइंग टू व्हेन माई नेबरिंग इज़ प्लेइंग हिज ड्रम इज़ सच अ प्रॉब्लम, कि जब जो मेरे नेबर हैं वो अपने ड्रम के साथ खेल रहे हो तब काम करना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस तरह का सिमिलर जैसे हमने ऊपर किया हुआ, देखें सच अ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर सच अ प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है कैसी, फिर इनकम्प्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रही है, इसको हम ऐसे करेंगे, ट्राइंग टू वर्क व्हेन माई नेबर इज़ प्लेइंग हिज ड्रम इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ऐसे कर लें, या इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम करें, सच अ प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट, द यंग लेडीज़ वोर ब्राइट कलर्ड सॉक्स एंड वर काइंड हार्टेड। इसमें भी ऐसे ही है जैसे ऊपर हमने मॉडल्स वाला किया ना, इसमें भी ऐसे ही टू डिफरेंट आइडियाज़, ऑपोजिट आइडियाज़ एक्सप्रेस हो रहे हैं। देखें या तो आप ऐसे करें ना, द यंग लेडीज़ वोर ब्राइट कलर्ड सॉक्स, देखें एक बात ख़त्म होगी, ठीक है। फिर आगे दूसरी बात ऑपोजिट है, फिर आप इस तरह लिखें कि इन स्पाइट ऑफ देयर और ड्रेसिंग, या इन स्पाइट ऑफ देयर और ड्रेस वी वर फाइंड दैम काइंड हार्टेड। इस तरह कर लें, 2 क्लासेस बना लें, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट थॉट एक्सप्रेस हो रही है ना, फिर इन स्पाइट ऑफ देयर और ड्रेसिंग कर लें कि इनके और ड्रेस के बावजूद भी हमने इनको we found them kind hearted। शी इज़ सो टैलेंटेड, वही मिस्टेक, शी इज़ वेरी टैलेंटेड कर लें, ऐसे ठीक है, सो टैलेंटेड नहीं आएगा, या शी इज़ टैलेंटेड ऐसे भी ठीक है। कंप्यूटर कोर्सेज हैव मोर अपील फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स टुडे, हैव मोर अपील, मोर तब आता है, मच मोर कंपैरिजन के लिए आता है, जब दूसरी चीज़ नहीं है तो कंपैरिजन किससे, कंप्यूटर कोर्सेज हैव अपील फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स टुडे, ऐसे भी ठीक है। और अगर आपने मोर लगाना तो आप ऐसे करेंगे, कंप्यूटर कोर्सेज हैव मोर अपील फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स टुडे देन द आर्ट कोर्सेज, मतलब आर्ट कोर्सेज ज़्यादा, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर कोर्सेज के
ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा अपील है इसकी, या तो मोर रिमूव कर दें या फिर एंड से इसको क्लास को थोड़ा इसका एडिशन कर ले सबऑर्डिनेट क्लास के साथ। नेक्स्ट आगे फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गया पैरेललिज्म की, इसको आप इस तरह करेंगे, वो हैव सीन दैट लेस इंपॉर्टेंट आइडियाज़ मस्ट बी मेड सबऑर्डिनेट, कि जो लेस इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लास बन जाता है या इंडिपेंडेंट क्लास बन जाता है। हमने ऊपर सबऑर्डिनेट क्लास की डेफिनेशन देखी है। मेन आइडिया ऑफ अ सेंटेंस, जो मेन आइडिया है उसका सबऑर्डिनेट करता है उसको, यानी कि उसके पीछे आता है कौन, जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसके आप पैरेललिज्म की डेफिनेशन ये अपने लाइन पे याद करनी है। हाउएवर इफ़ टू आइडियाज़ आर कोऑर्डिनेट, अगर दो आइडियाज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कोऑर्डिनेट हैं, दे मस्ट बी गिवन इक्वलेंस इन द सेंटेंस, दिस इज़ नोन एज पैरेललिज्म। कि अगर तो देखे ना, अगर सबऑर्डिनेट क्लास है और दूसरी कौन सी हम क्लास पढ़ी थी, मेन आइडिया, वो अगर सॉरी उसका क्या नाम था, एक मिनट हम इधर से देख लेते हैं, आई जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट डिपेंडेंट मेन क्लास, सॉरी आई वाज राइट, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। कि अगर एक मेन क्लास है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास है तो फिर तो ऐसा होगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो मेन क्लास से लेस इंपॉर्टेंट आइडिया को सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो मेन क्लास से उसको क्या करेगी, उसको सबऑर्डिनेट करेगी ना, ज़ाहिर है उसके बाद में आएगी जो लेस इंपॉर्टेंट क्लास है मेन आइडिया के। और अगर दोनों को ऑर्डिनेट है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर दोनों पैरेलल यूज़ होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। इससे हम एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। नाउन मस्ट बी पैरेलल टू नाउन, हाँ ये बात याद रखनी है कि अगर ये ना हो कि अगर एक रैंक में एक कोऑर्डिनेट क्लास नाउन यूज़ हो रही है तो दूसरी आप वर्ब लगा रहे, नहीं ऐसे नहीं करना, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट हैं तो उनको पैरेललिज्म में ग्रामर का अपने से ख्याल रखना है कि नाउन मस्ट बी पैरेलल टू नाउन, वर्ब टू वर्ब, सबऑर्डिनेट क्लास टू सबऑर्डिनेट क्लास, जेरेंड टू जेरेंड एक्सेट्रा। अब हम ये से एग्जांपल देख लेते हैं। She told me to look on the table and that I should tell her what I found। देखिए अब ये to look ये तो हो गया, ठीक है, इसको आप ये एक हो गया ना पैरेलल इसके, और यहाँ भी पैरेलल आना चाहिए था, वो आना चाहिए था इसके मुताबिक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नाउन के नाउन, वर्ब के वर्ब और सब के सब पैरेलल आएगा। ये टू वाला इन्फिनिटिव है तो इधर भी यही आना चाहिए था। ये ऐसे होगा, शी टोल्ड मी टू लुक ऑन द टेबल and that I to tell her what I found, not should tell her, that to tell her that I what I found। यहाँ to tell और यहाँ to look, ये देखे ना पैरेलल तो तभी होंगे ना। नेक्स्ट है सीमस जॉब इज रीडिंग बुक्स एंड टू राइट बुक रिव्यूज़। अब यहाँ इज रीडिंग आ रहा है, देखें जेरेंड आ गया, लेकिन यहाँ फिर टू राइट इन्फिनिटिव आ गया, यहाँ ऐसे आएगा सीमस जॉब इज रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग बुक रिव्यूज़, यहाँ भी रीडिंग और यहाँ राइटिंग, तभी पैरेलल होंगे ना दोनों। ही वॉज considerate फ्रेंड एंड पीपल रिस्पेक्टेड हिम। ही वॉज considerate फ्रेंडली, अब ये आ गया, यहाँ देखें ये पास्ट टेंस है ना, considerate फ्रेंडली एंड पीपल रिस्पेक्टेड हिम, क्योंकि ये पैसिव बन रहा है। ही वॉज considerate फ्रेंड, considerated किससे, बाय पीपल आएगा ना आगे, ज़ाहिर है वो इसमें नहीं है सेंटेंस में, लेकिन ये पैसिव मोड में आ रहा है तो इसको, ये एक्टिव मोड में, इसको भी हम पैसिव मोड में करेंगे ऐसे। ही वॉज considered फ्रेंडली एंड वॉज रिस्पेक्टेड बाय पीपल, इसको भी पैसिव में करेंगे हम। द कपल वांट टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, ये भी रॉन्ग है, ये ऐसे होगा, द कपल वांट टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली एंड हैव न्यू एक्सपीरियंसेस। सॉरी स्टूडेंट्स, ये यूँ ही बनेगा, द कपल वांट टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली एंड टू हैव न्यू एक्सपीरियंस। टू ट्रैवल आएगा तो यहाँ उसका पैरेलल टू हैव यूज़ हो गया, इन स्पाइट ऑफ एंड न्यू, एंड टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस। द प्रोफेसर ड्यू अटेंशन टू द बिगनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन एंड हाउ इट एंडेड। अब देखें वही बात इसमें भी, द प्रोफेसर ड्यू अटेंशन टू द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द रेवोल्यूशन। अब एक बात अगर इधर कर ली है तो इसको कंप्लीट कर देना चाहिए, ये बीच में इसको सेपरेट नहीं करना चाहिए। द बिग एड टू द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द रेवोल्यूशन। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस को हम ठीक करते हैं, गेटिंग द ग्रोसरीज, टेकिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टू फीड द डॉग। अब देखें टू फीड यहाँ क्यों आ गया, जब यहाँ गेटिंग है टेकिंग है तो यहाँ आएगा एंड फीडिंग द डॉग आर हिज डेली टास्क, फीडिंग यहाँ आएगा। फिर क्या आगे नोट नंबर 1 हम देखते हैं, ये क्या, फॉर लंच आई हैड एन एप्पल पाई एंड बनाना। अब देखें एन एप्पल है तो फिर बनाना क्यों है, बनाना के साथ भी एंड आना चाहिए। ये रूल है कि अगर आपने प्रपोजिशन एक के साथ यूज़ किया है तो उसके पैरेलल आप प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। ये ऐसे होगा, फॉर लंच आई हैड एन एप्पल पाई एंड अ बनाना।
ये ऑर्डर है ना कि ऑर्डर में चलना चाहिए आपको। और पैरेललिज्म भी है कि अगर हम एक के लिए यूज़ कर लें तो पैरेलल जो है उसके लिए भी यूज़ करेंगे। देखें एप्पल के साथ तो एन आएगा क्योंकि ये ए के स्टार्ट में आएगा, और बनाना के साथ आ आएगा। आई हैड एन एप्पल पाई एंड अ बनाना। ऐसे ही कोरिलेटिव्स हैं, ये भी सेम ऐसे ही हैं कि ऐसी पैरेलल एक दूसरे के हों। ही नॉट ओनली लाइक्स टेनिस बट आल्सो गोल्फ, कि वो सिर्फ टेनिस नहीं बल्कि गोल्फ भी पसंद करता है, ये गलत है। और ऐसे आएगा ही लाइक्स, ये यहाँ भी रॉन्ग लिखा हुआ है, सॉरी ये दूसरे नंबर पर भी ना रॉन्ग लिखा हुआ है, ये सेम सेम हो गया है। प्रूव इम्प्रूव फॉल्टी भी और इम्प्रूव भी। अब इसको ऐसे लिखेंगे ही लाइक्स ओनली, लाइक्स पहले आएगा ही लाइक्स, ये इसके जो है ना सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब। ही लाइक्स नॉट ओनली टेनिस बट आल्सो गोल्फ, ये सेंटेंस टू ऐसे है, नोट डाउन कर लें इसको बच्चों, ये रॉन्ग लिखा हुआ है दोनों जगह पे। ये टू ऐसे है ही लाइक्स नॉट ओनली टेनिस बट आल्सो गोल्फ। अब ये पढ़ें यू मस्ट बियर इन माइंड दैट फॉल्टी पैरेललिज्म इज़ वर्स देन नो पैरेललिज्म एट ऑल। ये बात भी आपने याद करनी है क्योंकि ये बोल्ड है, आपने याद रखना है इसको कि फॉल्टी पैरेललिज्म जो है गलत पैरेलल करना आपने, कि एक जगह पे टू लगा दिया है और एक जगह पे कुछ नहीं लगाया, या यहाँ प्रपोजिशन लगा दी और यहाँ कुछ नहीं लगाया, तो ये गलत है। आप अगर चाहें तो पैरेललिज्म ना बनाएं अगर आपको नहीं आता, मतलब पैरेललिज्म का ना यूज़ करना फॉल्टी पैरेललिज्म यूज़ करने से बेटर है, बजाय इसके कि आप गलत यूज़ करें। आगे नेक्स्ट हम थर्ड प्रैक्टिस को देख लेते हैं। स्विमिंग एंड गो टू फिशिंग आर माई फेवरेट स्पॉट्स। जी तो स्टूडेंट्स इसको अब हम ऐसे करेंगे, आई स्विमिंग एंड टू गो फिशिंग। ये देखिए स्विमिंग है और इसका पैरेलल होगा फिशिंग यूज़। स्विमिंग एंड फिशिंग आर माई फेवरेट स्पोर्ट्स, गो टू फिशिंग रॉन्ग है। आई बोथ वांट एक्सरसाइज एंड टू बी अम्यूज, अब इधर भी ऐसा आएगा आई बोथ वांट एक्सरसाइज एंड अम्यूजमेंट, एक्सरसाइज एंड अम्यूजमेंट। ही ऑफर्ड इधर टू पे फॉर इट्स नाउ और टुमारो। अब ऐसे करेंगे कि जो इधर है इसको इधर नहीं लाएंगे, इसको लास्ट में आएंगे। ही ऑफर्ड टू पे फॉर इट आइदर नाउ और टुमारो। नॉट ओनली वर दे डिसअपॉइंटेड बट आल्सो एंग्री सॉरी, नॉट ओनली दे वर दे तो रॉन्ग है ना, दे वर से स्टार्ट होगा, नॉट से भी सेंटेंस जैसे बिकॉज से नहीं जनरली स्टार्ट होता, नॉट से भी जनरली सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता, ये ज़्यादा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है सेंटेंस जो एक्टिव होता है। इसको ऐसे हम करेंगे दे वर नॉट ओनली डिसअपॉइंटेड बट आल्सो एंग्री। As we were unfamiliar with the route and because of approaching darkness, we decided to ask for advice. अब इसको as we were unfamiliar with the route, अब यहाँ as आ गया तो इधर दोबारा भी because क्यों यूज़ हुआ है, as के साथ पैरेलल as यूज़ होगा ना। as we were unfamiliar with the route and as of approaching darkness, we decided to ask for advice. The boy's face was streaked with dirt and his feet muddy. अब देखिए स्टैक विद डर्ट, अगर उसका मुंह डर्ट से भरा हुआ है तो फिर फीट भी होंगे ना, फीट मडी क्यों यूज़ हुआ, इधर मडी यूज़ हो गया है और इधर स्टैक्ड विद डर्ट, ये पैरेललिज्म नहीं है ना अगेन इस सेंटेंस में। इसको हम यूँ करेंगे कि द बॉयज़ फेस वाज स्ट्रीक्ड एंड हिज फीट वर मडी, वाज स्ट्रीक्ड और वर मडी पैरेलल यूज़ होंगे। द बॉयज़ फेस वाज स्ट्रीक्ड विद डर्ट एंड हिज फीट वर मडी। नेक्स्ट टू पॉइंट है कि जो कोहेरेंस है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। कोहेरेंस की पहले आप डेफिनेशन नोट करें। कोहेरेंस हेल्प्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव सेंटेंस, एक इफेक्टिव सेंटेंस अच्छा फ़िक्रा मौसर फ़िक्रा बनने में मदद करती है हमारी। कोहेरेंस अ सेंटेंस हैज़ कोहेरेंस व्हेन द वेरियस पार्ट फॉलो व्हेन एन अदर इन एन ऑर्डर विच मेक्स देयर रिलेशनशिप क्लियर, कि सारे के सारे सेंटेंस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो कि वो एक ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब डिसऑर्डर में ना हो ऑर्डर में हो। एग्जांपल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर में सारे सेंटेंस हों कि वो एक दूसरे से रिलेशनशिप अपना शो कर रहे हों। आगे ये क्या कोहेरेंस को जो चीज़ें फॉलो नहीं करती उसके 4 पिटफॉल्स हैं, मतलब एक किस्म के 4 चीज़ें जो हैं वो कोहेरेंस को अपोज करती हैं, उसके अपोजिट चलती हैं, उनसे कोहेरेंस जो है ख़राब हो जाती है। वो जो 4 थिंग्स क्या हैं, देयर आर वीक जेंडर और एम्बिगियस रेफरेंस और प्रोनाउन, मतलब अगर प्रोनाउन आप वीक यूज़ करें, जनरल यूज़ करें मतलब गलत, और एम्बिगियस मतलब ऐसा प्रोनाउन यूज़ करें जो एम्बिगियस हो, क्लियर ना हो, गलत हो प्रोनाउन वो यूज़ करें। या 4 पिटफॉल्स भी आपने करीब मेमोराइज करना है। फर्स्ट वाला है वीक जनरल और एम्बिगियस रेफरेंस और प्रोनाउन। सेकंड है स्प्लिट कंस्ट्रक्शंस, मतलब एक फ़िक्रा ठीक जा रहा है आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्प्लिट कर दें, मतलब दरमियान में फजूल लफ्ज़ लगा के वो जो लफ्ज़ साथ होने चाहिए उनको दूर दूर कर दें, गलत स्प्लिट उन्हें कर दें। ये सेकंड हो गया इसका। थर्ड है यूज़ ऑफ मिक्स्ड कंस्ट्रक्शंस,
मतलब एक फ़िक्रा अगर उसमें कंस्ट्रक्शन यूज़ ही नहीं होना, मिक्स, अब कभी कोई यूज़ कर दें कभी कोई, हम एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड फोर्थ है एंड मिक्स्ड फिगर्स ऑफ स्पीच एंड नीडलेस शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू टू अनदर। मतलब फिगर ऑफ स्पीच को डिफरेंट को मिक्स कर दें, सारे के सारे इकट्ठे एक सेंटेंस में डाल दें, और शिफ्टिंग ऐसे करें कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है सेंटेंस का, एक उसका व्यू है, तो उससे आप फ़ौरन दूसरे पे शिफ्ट हो जाएं। ये सारी के सारे जो हैं ये पिटफॉल्स हैं किसके, कोहेरेंस के, ये भी अपने मेमोराइज करने, याद करने हैं। अब फर्स्ट ये है, इसमें एग्जांपल फर्स्ट क्या है, अहमद साह बासित एंड जाहिद यस्टरडे एंड ही सेड दैट ही हैड द मनी। अब इसमें रॉन्ग क्या है कि अहमद ने बासित और जाहिद को कल देखा, ये तो बात ख़त्म हो गई। ही सेड दैट ही हैड द मनी, किसने कहा, जाहिद ने कहा कि बासित ने कहा। अब यह नहीं है ना क्लियर, ये फर्स्ट वाला देखें, प्रोनाउन इधर क्लियर नहीं है। ये ऐसे जो है क्लियर सेंटेंस ऐसे होगा, अहमद साह बासित एंड जाहिद यस्टरडे एंड जाहिद सेड दैट ही हैड द मनी, या जाहिद टोल्ड दैट ही हैड द मनी, टोल्ड ज़्यादा बेटर है, यहाँ आएगा। अहमद साह बासित एंड जाहिद यस्टरडे एंड बासित टोल्ड दैट ही हैड द मनी। आगे सेकंड है, माई आंट्स कार्ट वाज क्रिम्पल्ड एंड शी वाज नेवर द सेम अगेन। नेवर द सेम अगेन, क्या अगेन, सेम, आंट या कार्ट दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है ना। इसको अब हम ऐसे क्लियर करेंगे, एम्बिगुअस है ना इसमें, माई आंट्स कार वाज क्रिपल्ड एंड शी वाज नेवर द सेम अगेन। सॉरी ये तो रॉन्ग हो गया ना, इसको हम जो है ट्रू ऐसे करेंगे कि माई आंट पहले आएगा, माई आंट वॉज नेवर द सेम अगेन, मेरी आंटी पहले जैसी नहीं हुई, कब, आफ्टर हर कार वाज क्रिपल्ड। अब ये देखें ये वाली चीज़ जो ये सबऑर्डिनेट हो जाएगी, माई आंट वॉज नेवर द सेम अगेन आफ्टर हर कार वाज क्रिपल्ड। ऐसे ये जो नेक्स्ट वाला ये भी, शी पुट द कंप्यूटर ऑन टेबल विच हर सिस्टर हैड ब्रॉट, इसको ऐसे हम ठीक करेंगे, शी पुट द कंप्यूटर विच हर सिस्टर हैड ब्रॉट ऑन द टेबल। ऐसे अब ये नोट आपने बात करनी है, डोंट रीड एन एंटीसीडेंट फर्स्ट एज सिंगुलर एंड देन एज प्लूरल। मतलब पहले किसी बात को जिसका पहले जिक्र का, एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पहले वाक़या हो, पहले जिक्र होने वाली चीज़, उसको आप सिंगुलर यूज़ कर लें और बाद वाले को प्लूरल। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी पैरेललिज्म भी ख़राब होता है और सीक्वेंस भी सेंटेंस का नहीं रहता है। कैसे भला, द गॉड कंपनी इज़ नो यूजिंग कोल इन देयर फर्नेसेस इंस्टेड ऑफ फ्यूल ऑयल। अब देखें इन देयर आ गया, पहले द गॉड कंपनी आया ना, सिंगुलर, कंपनीज तो नहीं है ना। द गॉड कंपनी इज नाउ यूजिंग कोल इन इट्स फार्नेसिस इंस्टेड ऑफ फ्यूल ऑयल। इधर देयर की जगह इट्स आएगा क्योंकि पहले सिंगुलर यूज है तो फिर भी सिंगुलर यूज होगा। द क्लब हैज़ डन देयर बेस्ट टू रेज द मनी। अब क्लब हैज़, क्लब अब सिंगुलर है, हैज़ भी सिंगुलर वाला है तो यहाँ देयर क्यों आ जाएगा। द क्लब हैज़ डन देयर नहीं सॉरी इट्स बेस्ट टू रेज द मनी, या देयर की जगह इट्स आएगा, सिंगुलर यूज होगा। आगे नेक्स्ट सेकंड जो हम पिटफॉल है वो पढ़ते हैं, स्प्लिट कंस्ट्रक्शन। इसे एग्जांपल देख लेते हैं, द बैट्समैन स्टार्टेड टू विसिशियसली हिट द स्टैम्प। अब देखिए स्प्लिट अभी जानबूझ के एक किस्म की स्प्लिट कर दिया, इसको जानबूझ के तोड़ दिया। द बैट्समैन स्टार्टेड टू हिट द स्टैम्प्स, बात सीधी है कि उसने स्टैम्प्स को हिट करना शुरू किया बैट्समैन ने। डिसीशियसली अगर आपने डालना है तो ये हिट के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले टू और हिट को स्प्लिट जो है अननेसेसरी किया गया। द बैट्समैन स्टार्टेड टू हिट विसिशियसली टू स्टैम्प्स। ऐसे ये नेक्स्ट वाला भी, इफ़ ही हैड द टाइम वी कुड मेक सम चेंजेस इफ़ वी वांटेड टू। अब एक तो टू पे सेंटेंस खत्म हुआ, ये तो सीधी बात है जो रॉन्ग है। इसको ऐसे करेंगे, इफ़ वी हैड द टाइम एंड वी वांटेड वी कुड मेक सम चेंज। इफ़ वी हैड द टाइम, अगर हमारे पास टाइम हुआ है, एंड इफ़ वी वांटेड टू, और अगर हम चाहें तो वी कुड मेक सम चेंजेस, हम तब्दीलियाँ कुछ कर लेंगे। ये लास्ट में आएगा और ये इससे पहले आएगा। बैड कंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ होती है कि दिस इज़ द बुक टू विच आई वॉज रेफरिंग टू। एक तो टू आ गई, ये गलत है, दिस इज़ द बुक टू विच आई वॉज रेफरिंग, बात ख़त्म हो गई ना इधर, तो यहाँ टू की ज़रूरत ही नहीं है, टू विच आई वॉज रेफरिंग, ख़त्म बात। द ऑथर गिव द बेस्ट आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम दैट एनी अदर आई हैव रीड। एक तो द बेस्ट प्रॉब्लम है दैट एंड देन माई एनी अदर, ये एक तो कंपैरिजन हो रहा है ना। तो इस सेंटेंस में आप देखें तो, क्योंकि आपको पता है कि जब दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है तो फिर सेकंड यूज़ होती है। द बेस्ट तब यूज़ हो जब सब चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया जाए आथर के आइडिया का। जो आथर का आइडिया है, जो उसने किसी दूसरों के जो आइडियाज़ पढ़े उनके साथ सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है, तो ये ऐसे बनेगा, द ऑथर गिव्स द बेस्ट आइडिया नहीं आएगा, द बेटर आइडिया, द भी नहीं आएगा, सॉरी द तो आते सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जो थर्ड है ये द बेस्ट सुपरलेटिव है इसलिए द आएगा इससे। द ऑथर गिव्स बेटर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम दैट देन एनी अदर
आई हैव रेड। मिक्सचर ऑफ फिगर ऐसे आप करते हैं कि एमलेस शिफ्टिंग। एमलेस शिफ्टिंग का ये मतलब है कि सिंगुलर से प्लूरल की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं या एक्टिव से पासिव की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ये क्या, पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस, एक टेंस से दूसरे टेंस की तरफ शिफ्ट करते हैं, टेंस से पूरा का पूरा चेंज कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसमें ही रैन टू सिचुएशन एंड द ट्रेन स्टेशन एंड द ट्रेन वाज टेकन बाय हिम। अब देखें यहाँ रेन टू द सिचुएशन, ये तो पास्ट टेंस है। अब यहाँ पैसिव क्यों कर लिया है, द वाज टेकन बाय हिम ये पैसिव सेंटेंस है ना, ये ऐसा आएगा ही रेन टू द स्टेशन एंड टुक द ट्रेन, बस बात ख़त्म। ये पैसिव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे इसमें क्या है, इफ़ वन ट्राइज हार्ड दे कैन अकम्प्लिश मच। अब देखें इफ़ वन ट्राइज हार्ड, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे कैन अकम्प्लिश मच। इसमें क्या सॉरी चेंजिंग आई है सिंगुलर टू प्लूरल। अब वन इधर आया तो यहाँ दे आ गया, ये भी गलत है। अब वन के साथ ना आप ही लगा सकते हैं ना शी लगा सकते हैं। जहाँ भी वन आएगा कि वन ट्राई हिज बेस्ट, तो सेकंड सेंटेंस में भी वन नहीं आएगा। ये अपने बात याद रखने की रूल है। इफ़ वन ट्राइज हार्ड वन कैन अकम्प्लिश मच, इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ भी वन और यहाँ भी वन। द ओनली वर्ड दैट वी वर एबल टू डिस्टिंग्विश हॉर्स एंड कार्ट। अब देखें द ओनली वर्ड्स, सिर्फ वो अल्फाज जो अभी यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, पास्ट सॉरी टेंस पास्ट है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस है, यहाँ वी वर हमने कर लिया, ये पास्ट में चला गया। ऐसे नहीं करना। द ओनली वर्ड दैट वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश आर हॉर्स एंड कार, यहाँ पे आएगा और। नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 4 को हम देखते हैं कि सुसान एंड हर सिस्टर, कि सुसान और इसकी सिस्टर दोनों ने जो है वो फिल्म देखी। बोथ saw the film बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड। कौन डिसअपॉइंटेड दोनों में से, यहाँ उसको नहीं ना नोट किया गया, उसको नहीं पॉइंट आउट किया गया। इसको हम ऐसे करेंगे, सुसान एंड सिस्टर बोथ saw the film बट सुसान वॉज डिसअपॉइंटेड। I wrote and asked my uncle to let me know about the books as soon as he can. I wrote and asked to my uncle. इसको अब हम ऐसे करेंगे, ये ऐसे ट्रू होगा। I wrote and asked my uncle to let me know about the books as soon as he could. देखें asked है ना, या सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ये पास्ट टेंस में है। he can या फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ होगी, यहाँ भी सेकंड होगी। he could सेकंड फॉर्म यूज़ होकर इसको पैरेलल कर लेंगे। he took an oath to never no matter what happened reveal the secret of the organization। इसको ऐसे ट्रू करेंगे हम, he took an oath never to reveal the secrets of the organization no matter what happened. She is as old if not older than Henry। ये ऐसे होगा, she is as old as Henry। she is as old as Henry if not older। वो have and will again talk to him about his plans। अब ये have जो है इसका यहाँ कोई काम नहीं बनता, इसको ऐसे करेंगे, we will again talk to him about his plans। ऐसे she having worked steadily at the sewing machine for 3 hours and having finished stitching 5 dress, she sat down wearily in the armchair। अब यहाँ sat down या having worked steadily यूज़ हुआ या having finished stitching 5 dress होगी, तो यहाँ आ गए she sitting down wearily in the armchair। setting down ऐसे उनके साथ यूज़ होगा। नेक्स्ट हम एम्फिसिस वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम कर लेते हैं। एम्फिसिस का मतलब होता है जोर देना किसी भी बात पे। जब उसको जोर दे के कहते हैं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में जो एम्फिसिस पार्ट होता है, जिस बात पे जोर दिया जाए, वही मेन पार्ट होता है। बाकी तो ऐसे उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपने सपोर्टिंग डिटेल्स और मेन आइडिया पढ़ा, तो जो एम्फिसिस वाला पार्ट होता है वो मेन आइडिया एक किस्म का होता है। अब ये है कि इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। हर सन ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स वी वर टोल्ड। अब ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स, इसके बेटे ने एजाज़ी डिग्री के साथ जो है वो ग्रेजुएट किया, तो ये ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स ये एक एम्फिसिस मेन पार्ट है। तो एम्फिसिस को हम लास्ट पे यूज़ करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इसको हम यूँ करेंगे, वी वर टोल्ड दैट हसन ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स। यू शैल बी कॉल्ड अ लायर इन आवर प्रोबेबिलिटी। अब देखें अ लायर जो है, यू आर लायर, ये मेन इसमें एम्फिसिस वाली बात ये है, तो इसको हम यूज़ करेंगे इन ऑल प्रोबेबिलिटी, या ऐसे कर लेंगे, यू शैल इन ऑल प्रोबेबिलिटी बी कॉल्ड अ लायर। यू शैल इन ऑल प्रोबेबिलिटी बी कॉल्ड अ लायर। बी कॉल्ड अ लायर एम्फिसिस है, इसको हम लास्ट पे ले देंगे।
शी फ्लैटली रिफ्यूज टू सी हिम फॉर सम अननोन रीज़न। अब ये जो रिफ्यूज़ करना है ये है एम्फिसिस वाला पार्ट। अभी हम इसको ऐसे करेंगे, शी फ्लैटली फॉर सम अननोन रीज़न रिफ्यूज़ टू सी हिम। रिफ्यूज़ टू सी हिम हम इसको लास्ट में ले जाएंगे। ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स इसको देख लेते हैं। During his last stay with the club, he served as president, secretary, treasurer and vice president. अब ये देखिए, ऑर्डर का ये मतलब है कि जैसे जिसकी सिचुएशन है उसको पहले यूज़ किया जाए। इसको हम ऐसे करेंगे, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे विद द क्लब ही सर्व्ड एज ट्रेजरर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। नीचे से हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सबसे निचली सिचुएशन किसकी होती है? ट्रेजरर की, फिर सेक्रेटरी, फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड पे जो आएगा वो प्रेसिडेंट। ये हम उनके ऑर्डर, उनके सीक्वेंस, उसकी पोजीशन के हिसाब से इसको हम करेंगे। रेपुटेशन क्या है कि द डॉग वाज हिज ओनली फ्रेंड, हिज ओनली कंपेनियन, हिज ओनली, अभी हिज ओनली बार बार आ रहा है। इसको हम इसके बजाय ऐसे करेंगे, द डॉग वाज हिज ओनली फ्रेंड, आगे कॉमा कंपेनियन, फिर कॉमा कॉन्फिडेंट, और फिर कॉमा एंड हियर, एंड लास्ट वाला जो है उसमें एंड करके एयर कर देंगे, उसको एयर कर देंगे। दे बिलीव दैट मोस्ट ऑफ अस बिलीव दे आर लेजी। ये भी रॉन्ग है। अब इसको ऐसे करेंगे, दे बिलीव दैट मोस्ट ऑफ अस, बिलीव नहीं आएगा यहाँ पे, कंसिडर दे आर लेजी, कि वो यकीन रखते हैं कि उन हम में से जो मोस्ट ऑफ अस हैं, अक्सरियत उनको लेजी तस्वुर करते हैं, कंसिडर करते हैं, समझते हैं। यकीन, बिलीव नहीं आएगा, श्योरिटी नहीं होगी इसमें। रेपुटेशन है ना, रेपुटेशन से अवॉइड करना है हमने। पैरेललिज्म इज अनदर थिंग, रिमेंबर दैट पैरेललिज्म इज अनदर थिंग एंड रेपुटेशन इज एन अदर थिंग, एंड रेपुटेशन ऑलवेज मेक्स द रीडर गेटिंग बोर्ड, कि रीडर जो है वो बोर हो जाता है रेपुटेशन से। दे बिलीव दैट मोस्ट ऑफ अस कंसीडर दे आर लेजी। ये ऐसे होगा। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट इन माई लाइफ। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग। अब ये नेचुरल ऑर्डर है, एक कुदरती जो ऑर्डर है ये ऐसे है, आई हैव नेवर सीन, कि मैंने कभी नहीं देखी ऐसी चीज़, एनीथिंग लाइक इट इन माई लाइफ। ये ऐसे भी ठीक है और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ एनीथिंग लाइक इट। एनीथिंग लाइक इट ये इंपॉर्टेंट है, एक एम्फेसिस भी इस पे आ रहा है ना एनीथिंग लाइक इट पे, तो हम इसको लास्ट पे ले जाएंगे। आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ एनीथिंग लाइक इट। नेक्स्ट अब हम लास्ट प्रैक्टिस करते हैं, फिफ्थ प्रैक्टिस। इसमें है फर्स्ट सेंटेंस, he testified that he had passed कॉलेज, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल एग्जामिनेशन। अब देखें, अब खुद ये ऑर्डर खराब है इसमें। कॉलेज आता है पहले, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल आता है, मिडिल स्कूल आता है, ये ऐसे आएगा, ही टेस्टेड दैट ही हैड पास्ड मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज एग्जामिनेशंस, जो है ये लास्ट में आएगा। द डॉक्टर यंग गर्ल बाय हिम, पैसिव, गलत गलत, इसको इस ऐसे हम एक्टिव की बात, इसको इन्फॉर्म्ड had told her of her mother's death। कि डॉक्टर बताया कि उसने जो यंग गर्ल को उसकी मदर के बारे में बताया। मैं इसको करती हूँ दोबारा। द डॉक्टर informed us that he told the young girl of her mother's death। Go away if you don't hear। अब go away, चले जाओ, इसको पास पे ले जाएंगे, चीज हो रहा है ना इस पे। If you don't like it, go away। His mother is one person he fight with in जो extra करेंगे, he can next is my के I think हम में के। अब आगे सेक्शन में हम यूनिटी को तीन ज़्यादा, और लेकिन आपको एक बार मैं उसको दे दूं, मतलब है कि पूरे जो हम सेंटेंस लिखे एक में किया गया, तब ऑर्डर, मतलब जैसे देखें, अब कॉलेज बाद में आता है, पहले मिडिल स्कूल आता है, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज आता है, तो सीक्वेंस मतलब जिस बात पे जोर हो गया। और अब ये देखनी है मैम दैट के एम्फेसिस वाला जो पार्ट है वो लास्ट पे आएगा। जैसे हम इसको भी देख लेते हैं, ये आपने एग्जांपल्स देखी, अब इनकी डेफिनेशंस ऊपर हमने पढ़ी हैं, वो लिख के आप एग्जांपल्स कुछ भी लिख सकते हैं जैसा हमने पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।